तो चिल्ड्रन एवरीबडी नोज दैट ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो बता देगा. Does the trial balance has the capability or capacity to give you the amount of profit? Not at all. Will it be telling you the financial status of your organization? No, sir. बिल्कुल भी नहीं. तो सर ये कहां से पता लगेगा? सर डाउनलोड कर लेंगे गूगल से. गूगल है भाई, आपका डेटा थोड़ा उसके पास. So every businessman wants to know that what is the financial soundness of the business and what is its profitability. तो सर स्पीकर लगा लेंगे, साउंड आ जाएगी थोड़ी सी. ऐसा नहीं होगा. So the businessman can understand this by preparing what is called as financial statements or final accounts. बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गलत ही बोलेंगे हमेशा अगर बिना सुने बोलेंगे तो. सो चलिए, इसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस मैंने अभी भी करवाया था. We have assets and expenses on the debit and capital liability income on the credit. तो मैंने एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया है चिल्ड्रन दो कैटेगरीज में. जस्ट नाउ पीपल हैव ऑब्जर्व्ड दिस. एक्सपेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. और मैंने आपको सिंपल ड्राइंग भी एक दी थी. अप टिल आपके ऑफिस की चौखट तक गुड्स आने में जो भी पैसे लगे, इट इज डायरेक्ट. चाहे वो गुड्स की वैल्यू हो या उस पे जो आपने किराया भाड़ा वगैरह वगैरह एक्सपेंसेस दिए. देयर आफ्टर एक बार वो शॉप के अंदर आ गए, शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह वगैरह, और उसके बाद का सारा खर्चा विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट. लॉजिक समझ में आ गया? सो यहां पे लिखा भी हुआ है चिल्ड्रन, एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल बाइंग ऑफ गुड्स includes the cost of goods bought as well as expenses incurred up till bringing of goods to the place of business, such as opening stock. सर ये हमारा एक्सपेंस कैसे है? बिकॉज ये वो गुड्स हैं जो आप इस साल बेचेंगे, तो बेचेंगे तो आपको ये प्रॉफिट कमा के देंगे. प्रॉफिट मींस बेनिफिट टू द बिजनेस, एंड एनी कॉस्ट दैट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ये तो ईयर्स अगो पढ़ा था हमने, मंथ्स अगो. परचेज, वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, डॉग चार्जेस. ये डॉग चार्जेस क्या होते हैं? सर आई डू नॉट हैव एनी पेट एनिमल. डॉग चार्जेस नहीं है, डॉग चार्जेस हैं. शिप के थ्रू जब आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो तो शिप जहां पे आके पार्क होता है, सर रिवर्स कैमरा होता है शिप में. शिप में कैमरे नहीं होते, लोग होते हैं. ओके, वहां के चार्जेस को डॉग चार्जेस बोलते हैं. कोल, गैस एंड वाटर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं. इंपोर्ट ड्यूटी, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग एक्सपेंस है चिल्ड्रन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट. मतलब जिस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से गुड्स आ रहे हैं, आपने रास्ते में उनका इंश्योरेंस प्रीमियम देकर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा लिया कि अगर ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो लॉस आपके सिर ना आए, इट शुड बी बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी. समझ में आ गया? तो गोडाउन में गुड्स रखे हैं और आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया, वो इनडायरेक्ट है क्योंकि वो गुड्स आ चुके हैं, ये आ रहे हैं. सो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, but insurance premium if it is written it's indirect. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से कंफ्यूज मत होइएगा, वो ड्राइंग्स होता है. क्लीनिंग और क्लियरिंग चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंसेस. और आपने ये नहीं सुना होगा चिल्ड्रन, किसी जमाने में चिल्ड्रन ट्रक में जो गुड्स लोडेड होते थे उनकी वैल्यू पे एक परसेंटेज टैक्स लगता था जो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता था. ट्रेन से जब गुड्स आते थे तो ट्रेन के वैगन में जितने गुड्स लोडेड हैं उसकी क्वांटिटी, नॉट अमाउंट, बेसिकली अमाउंट तो बाद में कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी देख के उस पे हम टैक्सेस लगाते थे. रोड डेवलपमेंट वगैरह के काम आता था. दैट वाज कॉल्ड एज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगता था. अब इंडिया में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जैसा कुछ नहीं होता. बाद में भी इंडिपेंडेंस के बाद काफी साल तक ये रहा. अराउंड 80s के आसपास या 90s के आसपास इसको खत्म कर दिया गया. बट क्वेश्चन में अभी भी आता है एज अ हेरिटेज एक्सपेंस. समझ में आ गया? सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन चिल्ड्रन, इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था, those expenses which enhance with the enhancement in the business activities are called as operating, and they are classified as office and administrative. That is, हमारे पास जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी, ऑफिस का रेंट, लाइटिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, एटसेट्रा. गॉट इट क्लियर? सर ऑफिस वाले कॉफी और चाय भी पीते हैं. रिफ्रेशमेंट चार्जेस, इट इज ऑल्सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. गुड्स को बेचने में जो भी मनी स्पेंड होता है चिल्ड्रन, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन की कमीशन,
उसको जो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को, expenses on packing and all, these all are selling and distribution. You must have went to any shop, like आप Reliance Trends चले गए कपड़े खरीदने, तो वहां पे सेल्समैन आपके आगे पीछे लगे रहते हैं ना, आपको कपड़े का डिस्प्ले दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में. डू दे वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? गुरुद्वारे में लंगर में थोड़ा डिनर करना है उनको, घर जाके खाना खाना है, तो उनको सैलरी देनी पड़ती है रिलायंस वालों को. तो इट इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और जब आप शोरूम में जाते हैं सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, आप टॉर्च जलाते हैं अपने मोबाइल की? नो. इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है चिल्ड्रन, ऑफिस का रेंट भी है, इट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. समझ में आई बात? समझ में आई बात? देन चिल्ड्रन एक्सपेंसेस जो बिजनेस की एक्टिविटीज से जरा भी इफेक्टेड नहीं होते, वी कॉल देम एज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, एटीएम कार्ड चार्जेस. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर? आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा भी, आप चेक समझ लीजिए. 1,000 रुपए का चेक आपके पास है, उसकी डेट है अगले महीने की, पैसा नेक्स्ट मंथ मिलेगा. बैंक कहेगा एक काम करिए आप 950 रुपीज हमसे ले जाइए, हम 1,000 उनसे ले लेंगे. तो बैंक ने 50 रुपी कम पे आपको पैसे दे दिए, और अगर ऑपोजिट पार्टी भाग गई तो बैंक आपसे वसूलेगा 1,000 रुपए. ओके, सो दिस 50 रुपीज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग चार्जेस. चेकबुक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एनईएफटी चार्जेस, आरटीजीएस तो सो कॉल्ड बैंक में जाके आप करा सकते हैं. एनईएफटी तो आप अपने ऐप से भी कर लेते हैं, कुछ बैंक्स आपको ही परमिशन देते हैं आरटीजीएस खुद से कर लीजिए. आईएमपीएस चार्जेस, जो भी मनी ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग. तो आप चाहे 100 करोड़ की सेल करिए, चाहे 500 करोड़ की सेल करिए, 2 लाख रुपए का आरटीजीएस एनईएफटी आपको करना है, बैंक का चार्ज अगर 5 रुपए तो 5 ही रुपए लगेगा. अंडरस्टूड दिस? Non-cash items like children depreciation and loss on sale of assets. What it is? Depreciation chapter के होमवर्क में लोगों ने इसको पढ़ा होगा. And reserve में कुछ पैसा रखना जनरल पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, it is called as what children? Appropriation. So children, जितने भी expenses direct nature के होते हैं, we record them in an account called as trading account. और जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, वी रिकॉर्ड देम इन एन अकाउंट नेम्ड एज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इतनी स्टोरी समझ में आ गई? नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स. इनकम्स आर अगेन क्लासिफाइड एज चिल्ड्रन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इनकम्स ऑपरेटिंग ही होती हैं बेसिकली. आई रिपीट चिल्ड्रन, डायरेक्ट इनकम्स आर ऑपरेटिंग. इनडायरेक्ट में दोनों मिलेंगी आपको. Amount received from customers, children, when we sell goods to them, or amount received from those customers to whom goods were earlier sold. दोनों को so called आप अपनी ऑपरेटिंग इनकम बोलोगे. आज कैश में गुड्स खरीदे और पैसे तुरंत दे दिए, ये भी ऑपरेटिंग इनकम. क्रेडिट में गुड्स खरीद के ले गए, पैसे चाहे बाद में आए, दिस इज ऑल्सो क्रेडिट सेल, इट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारी रोजमर्रा की बिजनेस की एक्टिविटीज होती है. ओके, सो अकाउंट बैड डेट्स रिकवर्ड इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम. क्या बैड डेट्स हमेशा रिकवर होगा? हमेशा बैड डेट्स होगा. हम कस्टमर को बोलेंगे देखो तुम्हें डायरेक्ट कैटेगरी में आना है ना, तुम एक काम करो, पैसा लेके डेली भागना, अगले दिन डेली आ जाना. गॉट इट क्लियर? तो ऐसा नहीं हो सकता. ये तो वही बात है, फ्री में कोविड की वैक्सीन लग रही है, हमारे 5 लगा दो जरा, पड़ोसी ने 15 लगा, हमारे 2 और लगाओ जरा. सो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. सो गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, सेल्स या रेवेन्यू आपको मिला जो सर्विसेज आपने दी है. तो आपके घर में एयरटेल का वाईफाई कनेक्शन है चिल्ड्रन, आपने एयरटेल को 3,004 रुपए दे दिया 6 महीने का रिचार्ज, तो एयरटेल के लिए इट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम. चिल्ड्रन आंसर, एयरटेल के लिए इट इज टाइटल्ड एज डायरेक्ट इनकम. समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिकॉज उनका बिजनेस है इस चीज का. यू वेंट टू मैकडॉनल्ड्स, आपने 200 बर्गर्स खरीदे अपनी बर्थडे पार्टी में और फिनिज में बांटने के लिए. समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेम डे रिपोर्ट कार्ड आ गया, आपने मैकडॉनल्ड्स वालों का एक बर्गर बढ़ा देना जरा, हमको भी अब ऑर्फनेज में ही रहना पड़ेगा, कल से घर वाले घर से निकाल देंगे. सो चिल्ड्रन, अब अगर मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में बर्गर से उनको पैसा मिला तो ये ऑपरेटिंग इनकम, डायरेक्ट इनकम. मैकडॉनल्ड्स वाले रीबॉक का एडवर्टाइजमेंट भी डिस्प्ले करते हैं अपने टीवी पे और उनसे भी लाखों रुपए वसूल लेते हैं.
क्या मैकडोनल्ड्स एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है? ये जो रेवेन्यू मैकडोनल्ड्स को मिला चिल्ड्रन, इट इज इनडायरेक्ट। हाँ करते हैं, बट ये उनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड टू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। गॉट इट क्लियर? और सर ऐसा होता क्यों है? इनकम तो इनकम है, कैसी भी हो, ऐसा नहीं है बच्चों। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग अलग इनकम्स पे टैक्स चार्ज करने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए हमने इनकम्स को अलग अलग क्लासिफाई किया है। इफ आई सेल माई म्यूचुअल फंड्स एंड अर्न मनी, कितना भी, आई रिपीट, 2 लाख करोड़ रुपए भी अगर मैं प्रॉफिट कमा लूं म्यूचुअल फंड बेच के, भारत सरकार को मेरे को कुल 10% टैक्स देना है, बस सिर्फ 10%। बट इफ आई एम डूइंग जॉब समवेयर एंड गेटिंग सैलरी, माई टैक्स परसेंटेज कुड बी एज लो एज नथिंग एंड एज हाई एज 30%। तो टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से हमने इनकम्स को क्लासिफाई करना सीखा है। हैड देयर बी नो इनकम टैक्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो शायद ये क्लासिफिकेशन पढ़ने की आपको जरूरत भी ना होती। समझ गए बात को? सो चिल्ड्रन, आपको बिजनेस के अलावा किसी और एक्टिविटीज से अगर कमाई होती है, लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्रेनिंग करने चले गए बाटा शूज की फैक्ट्री में, बाटा शूज की फैक्ट्री में, क्योंकि आपकी भी शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपको 10,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, इट इज अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, व्हाट, और यू कैन से डिस्काउंट चिल्ड्रन। प्रैक्टिकली डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं ऑपरेटिंग कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि जितनी जल्दी आप कैश क्रेडिटर को देंगे वो उतना डिस्काउंट ज्यादा देगा। गॉट इट? क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स की, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, चाहे रेंट रिसीव्ड हो, चाहे कमीशन रिसीव्ड हो, एक ही जगह होती है। तो मेजॉरिटी बुक्स में ऑथर्स ने इसको नॉन ऑपरेटिंग बोल दिया है। एंड चिल्ड्रन, गेन्स दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे चौथा क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है? पक्का? क्योंकि मनी सेव करते हैं किसी मिसहैपनिंग के लिए, तो अप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ती है, रिजर्व की जरूरत पड़ती है। बट कल को पैसे आएंगे, मन में लड्डू फूटा, ये सिर्फ टीवी के, कैडबरी के एडवर्टाइजमेंट तक ही लिमिटेड है। आप कोई भी एंटिसिपेटेड इनकम की रिकॉर्डिंग नहीं करते। सो चिल्ड्रन, व्हेन योर इनकम इज ऑफ डायरेक्ट नेचर, यू विल बी पुटिंग इट वेयर? Credit. And children, when your indirect income is of indirect nature, you will again credit it, but not in trading account, rather in PL account. तो दो बातें याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनकम, कहां पे लिखना है? ट्रेडिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनकम, कहां लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा बचा चिल्ड्रन असेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, जो आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में बेसिक टर्म्स में पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया? सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर क्लास वर्क कॉपीज टाइटल्ड एज composition of final accounts. So final account constitutes 4 things. आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट यू विल बी ट्रेन्ड अपॉन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सुनाई पड़ी बात? पक्का? So please put this very quickly children, very quickly, and then we will start with the preparation of trading account. तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने देखे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और कौन कौन सी इनकम देखी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दोनों डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट इन पीएल। आपने बस ट्रेडिंग अकाउंट अगर बढ़िया तरीके से इस चैप्टर में समझ लिया, और वो तभी समझ में आएगा जब आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में कोई खास चीजें है ही नहीं समझने को। बी वेरी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, हाउ अ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाद में समझेंगे, पहले ये तो समझ लीजिए कि भाई ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। So children, we prepare trading account how? By debiting which type of expenses? Direct expenses. And आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में क्या क्या लिखा था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। सर पापा का और बेटे का नाम सेम कैसे हो सकता है? अरे किंग जॉर्ज 1, किंग जॉर्ज 2, सर ट्विंस हो गए तो किंग जॉर्ज 2A 2B। समझ में आया कि नहीं? सो चिल्ड्रन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो लॉजिक के अकॉर्डिंगली आपको समझना है। ब्रॉडर अप्रोच में ओपनिंग स्टॉक और परचेज भी उसके अंदर आता है, बट इन नैरो अप्रोच हम
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में किसको किसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? वेजेस, फ्रेट, कैरेज, डॉक चार्जेस, कोल, गैस एंड वाटर, import duty, insurance and transit, cleaning expenses, packing expenses and octroi. ये नैरो अप्रोच है. आई रिपीट, दिस इज नैरो अप्रोच. और जब आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज को भी कंसिडर कर लेंगे तो ये बन जाएगा ब्रॉडर अप्रोच. समझ में आ गई बात? पीपल में हैव अ क्वेरी, सर ये परचेज रिटर्न को आपने माइनस क्यों किया है? कॉमन सेंस. 10 लाख के गुड्स आपने खरीदे और 1 लाख के तो वापस कर दिए. कितने गुड्स आपके पास हैं? 9 लाख. क्या उससे ज्यादा बेच पाओगे? क्या इससे ज्यादा गुड्स बेच के प्रॉफिट कमा पाओगे? तो आपकी कॉस्ट इससे ऊपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. अंडरस्टूड दिस? और डायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में सिर्फ एक चीज आती है. पीपल वुड से सर आपने तो 2 लिखा है, आती एक है. मैंने तो ये बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या क्या लिखते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, इट इज सेल माइनस सेल रिटर्न. अगेन सर क्यों माइनस कर रहे हैं सेल रिटर्न को? 25 लाख के गुड्स बेचे, कस्टमर 1 लाख के गुड्स वापस करके चला गया. कितने रुपए के गुड्स कस्टमर ने आपसे फाइनली खरीदे? 24. तो सेल 24 माने कि 25 मान ले. एंड वी क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो. इट इज नॉट एन इनकम, नॉट एन इनकम, नॉट एन इनकम. बट क्यों क्रेडिट करते हैं? जवाब उचित समय अनुसार आपको मिल जाएगा. एंड चिल्ड्रन, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड ज्यादा है, यू विल कॉल द आंसर एज, रामू इधर आओ, ग्रॉस प्रॉफिट. डेबिट साइड ज्यादा है, यू विल कॉल द आंसर एज, मुन्ना इधर आओ, ग्रॉस लॉस. तो ये कितने फिंगर्स और थंब नजर आ रहे हैं? 4 fingers and 1 thumb. Opening stock purchase and direct expense on the debit, closing stock and sales on the credit. हम 5 याद रहेगा, हम 5. Any doubts? Many doubts. Understood this? और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस यहां से आएगा चिल्ड्रन, हम उसे एक फर्दर प्लेसमेंट देते हैं. कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो इफ यू हैपन टू विन सेमीफाइनल मैच, आप किस मैच में आप खेलेंगे? आप सेमीफाइनल मैच अगर जीत गए तो कौन सा मैच आप खेलेंगे? फाइनल मैच. तो ये सेमीफाइनल प्रॉफिट था. अब इसके बाद कौन सी फील्ड में जाना है? फाइनल की फील्ड में. फाइनल के स्टेडियम का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्लीज पुट दिस 2-line टेक्स्ट इन योर कॉपीज क्विकली. तो ये बात सबको क्लियर हो गई दैट 2 तरह के एक्सपेंसेस और 2 तरह की इनकम्स आपने क्लासिफाई की. डायरेक्ट की शादी जिस बैंक्वेट हॉल में होनी है उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट. बात समझ में आई कि नहीं? कंफर्म? बीइंग एन एक्सपेंस वी डेबिट एक्सपेंसेस, बीइंग इनकम्स वी क्रेडिट देम. खोपड़े में बात गई. चलिए, सो चिल्ड्रन, यू हैव अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. कुछ चीजें आपको कलरफुल जरूर नजर आ रही होंगी और आप पूछेंगे सर आपने ऐसा इनको कलरफुल क्यों किया हुआ है? इसका जवाब बहुत आसान है चिल्ड्रन. Because these things which have been colored or shown in red are taken for granted items, कि भाई ये items तो हमेशा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने ही लिखने हैं. Thereafter, all those which are shown in black children, ये हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेंगे, सब थोड़ा चले आएंगे, इतनी थोड़ा दुश्मनी है आपके साथ. So first and foremost we have on the debit side opening stock, then purchase minus purchase return, then sales minus sales return and closing stock on the credit. These 4 are taken for granted. ये लगभग आपको हमेशा मिलेंगे. हाँ, if it is a new business children, इसमें से एक चीज नहीं होगी, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा. क्लोजिंग तो हो सकता है ना भाई, ओपनिंग नहीं होगा. बाकी दुनिया के बेस्ट एमबीए को भी ले आइए, ऐसा बिजनेस धरती पे बना ही नहीं विच हैज नो क्लोजिंग स्टॉक. ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को पूरा गोदाम दुकान सब खाली, 1 तारीख को बड़ा 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 और फिर भर जाएगा सब. ये पॉसिबल नहीं है. तो न्यू बिजनेस में नॉट हैव ओपनिंग स्टॉक, बाकी सब जनरली रहेगा. अगर आप नो रिटर्न पॉलिसी वाला बिजनेस करते हैं, यू वोंट बी हैविंग एनी सेल्स रिटर्न. हम भाई वापस कुछ नहीं लेते हैं. समझ में आ गया? खैर, thereafter children, this is the list of all those expenses which are spent up till buying. I repeat, spent up till buying. समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए,
सो आप इस फॉर्मेट को अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर लीजिए वेरी क्विकली।